हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सीजी बोर्ड क्लास 8 सोशल साइंस के मॉडल क्वेश्चन पेपर को। ये मॉडल क्वेश्चन पेपर का थर्ड सेट है। इससे पहले हम लोग सेट 1 एंड सेट 2 ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे होंगे ना, तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से चेक कर लेना। यहाँ पे फिर से इंस्ट्रक्शन जो है वो प्रीवियस वाले वीडियोस में आपको मिल जाएंगे, जैसे पार्ट 1 में, मतलब सेट 1 में। सेट 1 से आप देख लेना। उसके आगे मैं आपको क्वेश्चंस बताती हूँ, तो फिर वही चूज़ द करेक्ट ऑप्शन 10 मार्क्स में। तो टोटल 5 क्वेश्चंस, जैसा कि हम लोग देखते आ रहे हैं, हर क्वेश्चन पे 2 मार्क्स। तो हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड लिव्स इन, पूरे वर्ल्ड का हाईएस्ट पॉपुलेशन इनमें से कौन से कॉन्टिनेंट में रहता है? नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका या फिर एशिया? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एशिया। देन इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज स्टैब्लिश्ड, यानी कि कौन इनको स्टैब्लिश किया था? तो वॉज नहीं, वॉज स्टैब्लिश्ड बाई लगना चाहिए था कि किसके बाद, किसके थ्रू स्टैब्लिश हुआ ना। यहाँ पे पूछा है वॉज स्टैब्लिश्ड सिर्फ, तो वॉज स्टैब्लिश्ड बाई। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया है लाला लाजपत राय, दादा भाई नौरोजी, उमेश चंद्र बैनर्जी और ए.ओ. ह्यूम। तो यहाँ आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, ए.ओ. ह्यूम। ये चीज़ लेसन्स में स्टडी किए हैं ऑब्जेक्टिव वाले, तो क्वेश्चंस तभी बनेंगे जब आपने लेसन थोरवली पढ़ा होगा। देन उसके बाद में फिर नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, विच प्लेस इज़ नोन एज प्रयाग ऑफ छत्तीसगढ़? तो छत्तीसगढ़ का प्रयाग राजिम को बोला जाता है। तो आप आंसर याद करना, ऑप्शन ए राजिम। इसके अलावा बिलासपुर का वर्धा और भोरमदेव आपको ऑप्शन में दिया ही है। देन छत्तीसगढ़ ग्रीन रेवोल्यूशन वॉज इम्प्लीमेंटेड, इनमें से किस टाइम पे छत्तीसगढ़ का ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो इम्प्लीमेंट हुआ था? तो वो ईयर था 1966। तो आप याद करो ऑप्शन डी, 1966। देन द परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल आर नॉट, सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स में से एक इनमें से कौन नहीं है? फ्रांस, चाइना, इंग्लैंड या जापान? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आपका, जापान ये मेंबर नहीं है। उसके बाद में फिर यहाँ पे आपसे नेक्स्ट आता है मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन। मैच द फॉलोइंग में वही सेम 5 क्वेश्चंस रहेंगे और 10 मार्क्स वो अलॉटेड रहता है। तो आपको इनको मैच करना है। तो ट्रीटी पे क्वेश्चन है, ट्रीटी ऑफ पेरिस है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद है। देन मैनचेस्टर ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं? फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ पे है? और राइट टू इक्वालिटी क्या है? तो इतने चीज़ों का आपको मैच करना है। तो राइट टू इक्वालिटी ये सामने सामने दिख रहा है ना, इक्वल वर्क, इक्वल वेजेस, तो ये राइट टू इक्वालिटी का ही हो सकता है, बाकी प्लेसेस तो हो ही नहीं सकते। देन ट्रीटी ऑफ पेरिस में इनमें से कौन सा आप देखोगे कहाँ, कोलकाता में हुआ था या ढाका में हुआ था? ऐसी जगह को नहीं बोलेगा ना। ट्रीटी ऑफ पेरिस जो है वो कौन से बैटल के लिए साइन हुआ था? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट के लिए ऑप्शन बी हो जाएगा, एंग्लो मराठा बैटल ये जो हुआ था उसमें ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन कराया गया था। देन ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद क्यों साइन हुआ था? तो ये हुआ था बैटल ऑफ बक्सर से रिलेटेड है ये, तो उसमें मैच कर देंगे। देन मैनचेस्टर ऑफ इंडिया ये बोला जाता है ढाका को, तो आप यहाँ मैच करो। एंड फोर्ट विलियम कॉलेज ये कोलकाता में है, तो यहाँ मैच करेंगे। ब्रिटिश के एरा का आपको जो भी कुछ ऐसा मिलेगा ना, वो सारा कुछ मैक्सिमम आपको कोलकाता में या फिर बोल सकते हैं हम लोग मुंबई, लेकिन वो बॉम्बे के नेम से आएगा। और वैसे ही आपका मद्रास, यानी कि नीचे साउथ वाला एरिया, उस नेम से आएगा। तो आप वहाँ ये 3 जो थे वो मेन प्रोविंसेस थे उनके टाइम पे, तो उस हिसाब से आप मैच कर लेना। देन उसके बाद में फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स का है। ये भी 10 मार्क्स में 5 क्वेश्चंस। तो फर्स्ट है टोटल नंबर ऑफ पीपल इन अ प्लेस और रीजन और कंट्री डैश, इसको क्या बोलेंगे? तो पॉपुलेशन बोलते हैं ना, टोटल नंबर ऑफ पीपल किसी भी जगह पे रहते हैं जो, उसको बोलते हैं पॉपुलेशन। देन इन गुजरात डैश डिस्ट्रिक्ट देयर वॉज रेवोल्यूशन अगेंस्ट रेवेन्यू, तो रेवेन्यू के अगेंस्ट रेवोल्यूशन जो है वो चला था खेड़ा सत्याग्रह में। तो यहाँ पे आपको लिखना है इन गुजरात खेड़ा डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे खेड़ा सत्याग्रह लिखा है, तो सत्याग्रह आपको लिखने का जरूरत नहीं है, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट, सिर्फ डिस्ट्रिक्ट का नेम पूछा है। देन द एंशियंट थिएटर ऑफ छत्तीसगढ़ इज लोकेटेड इन, छत्तीसगढ़ का सबसे एंशियंट थिएटर जो है वो सरगुजा में है, तो आप यहाँ आंसर लिखोगे सरगुजा। देन विद द इंक्रीज इन नंबर ऑफ ट्यूब वेल्स द डैश इज डिक्रीजिंग, जैसे जैसे ट्यूब वेल बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे वाटर लेवल जो है वो डिक्रीज हो रहा है, तो आंसर हो जाएगा वाटर लेवल। देन डैश ऑर्गेनाइजेशन इज वर्किंग फॉर इरेडिकेशन ऑफ पोलियो टेटनस, तो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पोलियो और टेटनस की इरेडिकेशन के लिए फाइट कर रहा है? तो वो है WHO, यानी कि वर्ल्ड्स हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा यूनिसेफ भी इसके लिए फाइट करता है, तो आप वो भी लिख सकते हैं, लेकिन WHO ज़्यादा सही रहेगा, और दोनों भी लिख सकते हैं।
देन उसके बाद में फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 से 10 तक जितने भी क्वेश्चन है वो सब 2 मार्क्स अलॉटेड है सब में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड द प्लांटेशन एग्रीकल्चर इज मोर। वर्ल्ड के कौन से पार्ट में प्लांटेशन एग्रीकल्चर ज़्यादा होता है? तो ये होता है ट्रॉपिकल रीजन्स में, इसलिए लिखेंगे इन द ट्रॉपिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड द प्लांटेशन एग्रीकल्चर इज डन या फिर इज मोर। और यहाँ तक आपका स्टेटमेंट सफिशिएंट है। इसमें आगे ना एक्सटेंड कर दिया है कि प्लांटेशन एग्रीकल्चर में टी, बनाना, शुगर केन्स ये सारे लगाए जाते हैं। तो ये आपको लिखने का वैसे रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पे, क्योंकि आपसे पूछा है कि किन जगह पे किया जाता है तो वो जगह आप मेंशन कर दो। देन उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है नेम द मेन कॉटन टेक्सटाइल सेंटर ऑफ इंडिया। इंडिया में कॉटन टेक्सटाइल सेंटर मेन कहाँ पे है वो बताना है। तो वो मुंबई में है यानी कि महाराष्ट्र में, और अहमदाबाद गुजरात में। तो ये दो मेन कॉटन टेक्सटाइल सेंटर्स हैं इंडिया के। देन उसके बाद में सिक्स्थ क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे पूछा है राइट द नेम ऑफ टू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हु रेस्ड वॉइस अगेंस्ट करप्शन प्रिवेल्ड इन रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। तो दो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के नाम बताने हैं जिन्होंने करप्शन के अगेंस्ट वॉइस रेस किया था। तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं वेलिफ और इरास्मस। ये दो सफिशियंट है, लेकिन केवलिन भी दिया है, तो क्योंकि टू पूछा है यहाँ पे तो आप 2 लिख देना, तो वो आपका आंसर हो जाएगा। देन उसके बाद सेवन्थ क्वेश्चन है नेम 4 न्यूज़पेपर्स विच वर पब्लिश्ड फ्रॉम छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ से पब्लिश होने वाले कोई भी 4 न्यूज़पेपर्स के नेम्स लिखने हैं। तो वहाँ पे आप लिख सकते हैं छत्तीसगढ़ मित्र, ये बहुत ज़्यादा फेमस भी था। देन प्रजा हितैषी, देन महाकौशल एंड आजकल, ये 4 वहाँ के न्यूज़पेपर्स हो गए। देन व्हेन एंड वेयर वाज फर्स्ट गर्ल्स स्कूल स्टैब्लिश। तो पहला गर्ल्स स्कूल कहाँ पे स्टैब्लिश किया गया था और कब स्टैब्लिश किया गया था? तो पहला गर्ल्स स्कूल जो है वो कोलकाता में स्टैब्लिश हुआ था और ईयर दिया है 1849। ये सारे टू द पॉइंट आंसर्स हैं, तो इनको आपको लेसन्स को थोरवली पढ़ने से ही ये सॉल्व होगा, या फिर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे तो होगा, तो ज़रूर करना। देन हु कॉल्ड द स्लोगन वंदे मातरम इन छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में वंदे मातरम का स्लोगन कौन दिया था? तो वो है दादा साहेब कपाडे, इन्होंने दिया था। और इनके फॉलोवर्स जो थे वो इस स्लोगन को हनुमान मंदिर में, जो कि यहाँ पे तात्यापारा चौक के पास में जो हनुमान मंदिर था वहाँ पर ये स्लोगन जो है इनके फॉलोवर्स जो हैं वो रिसाइड भी किया करते थे। देन उसके बाद में राइट द नेम्स ऑफ 2 लेडीज़ एक्टिव इन पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में एक्टिव रहने वाले 2 लेडीज़ का नाम लिखना है। तो एक है राधाबाई और दूसरी है श्रीमती दयाबाई। तो ये 2 आंसर्स इसमें हो गए। अब आप देखे ही थे कि पर क्वेश्चन 2 मार्क्स का था, तो उस बेसिस पे शॉर्ट शॉर्ट आंसर्स वो थे। देन अब जो क्वेश्चंस आएंगे वो 4 मार्क्स से रहेगा हर क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11 से 14 तक। तो टोटल ये 5 क्वेश्चंस यहाँ पे आपके बनते हैं। पहला बोला है, सॉरी 4 क्वेश्चंस ना, 11 12 13 14। देन 11th क्वेश्चन में पूछा है डिस्क्राइब जियोग्राफिकल कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर एनी काइंड्स ऑफ बेवरेजेस। कोई भी बेवरेज लगाने के लिए, यानी कि वो सारी चीज़ें जो आप ड्रिंक करते हो ना, तो लाइक टी, कॉफ़ी हो गया, तो ये सारे बेवरेजेस को लगाने के लिए कौन सा जियोग्राफिकल कंडीशन जो है वो रिक्वायर्ड है? तो ऑब्वियसली आपको क्लाइमेट और सॉइल के बारे में और रेनफॉल के बारे में यही सारा कुछ लिखना है। तो जो मेन काइंड्स ऑफ बेवरेज है वो टी और कॉफ़ी है, इसके अलावा कोको है। तो इनके कल्टीवेशन के लिए जो ज्योग्राफिकल कंडीशंस रिक्वायर्ड हैं उनमें फर्स्ट क्लाइमेट की बात करें अगर, तो टेम्परेचर चाहिए आपको 250 डिग्री सेल्सियस का, और रेनफॉल जो है वो अबाउट 200 से 250 सेंटीमीटर होना चाहिए। और रेन शावर जो है वो पूरे साल भर होना चाहिए, तब जा कर के ये सारे बेवरेजेस जो हैं वो अच्छे से लगते हैं। देन अगर सॉइल की बात करें तो वेल ड्रेन्ड सॉइल चाहिए, लूमी सॉइल होना चाहिए। सॉइल के टाइप्स पढ़े थे ना, तो उसमें से लूमी सॉइल चाहिए और वेल ड्रेन्ड, और जेंटल उसमें स्लोप्स बने होने चाहिए, ताकि वाटर जो भी पड़ता है वो धीरे धीरे वो स्लोप से बाहर चला जाए। और प्रॉपर और गुड ह्यूमन लेबर चाहिए ताकि टी लीव्स का कलेक्शन हो सके। और आप देखे भी होंगे कि टी लीव्स के कलेक्शन के लिए ज़्यादातर की फीमेल लेबर्स को ही यूज़ किया जाता है, क्योंकि वो लोग सॉफ्टली उसको पिक करेंगे ना, और उसको बहुत ही जेंटली और प्रॉपर तरीके से ही वहाँ पे पिक करना होता है। तो ये सारे कंडीशंस हैं। देन 12th क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा है वाई देर इज़ डिक्रीज इन द रेट ऑफ डेथ एज कंपैरिजन टू बर्थ रेट। तो बर्थ रेट जो है वो ठीक है, लेकिन जो डेथ रेट है वो कम्प्लीट वो डिक्रीज़ होते जा रहा है टाइम टू टाइम, यानी कि कम लोगों का डेथ हो रहा है। तो ये जो ग्राफ है इसमें ये जो चेंजेस आ रहा है उसका क्या रीज़न है? तो इंडिया में बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही डिक्रीज़ हो रहा है, जो कि डेवलपमेंट का एक साइन है। बट
दोनों में डिफरेंस भी देखने के लिए मिलता है। जो डेथ रेट है ना वो टोटली यहाँ पे डाउन होते जा रहा है, लेकिन बर्थ रेट जो है वो डिक्रीज धीरे धीरे हो रहा है। तो बर्थ रेट भले ही स्लो है, लेकिन क्या बोल रहा है, डेथ रेट जो है वो बहुत फास्ट है। मतलब कि बहुत फास्टली वो डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है ना, मतलब कम लोगों का डेथ हो रहा है। तो बैलेंस नहीं है डेथ रेट और बर्थ रेट के बीच में, जो कि ज़रूरी है कि होना चाहिए। अब इसका रीज़न क्या है? पहला रीज़न हो जाएगा रैपिड ग्रोथ इन डिक्रीजिंग डेथ रेट इज़ अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज़। जितना अच्छा हेल्थ फैसिलिटी रहेगा उतने कम लोगों का डेथ होगा। तो हेल्थ हेल्थ फैसिलिटी जो है वो अवेलेबल है, वो कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हो रहा है, इस वजह से डेथ जो है वो कम हो रहा है। देन एजुकेशन जो है वो भी हेल्पफुल होता है डेथ रेट को कम करने के लिए, क्योंकि एजुकेटेड लोग जो हैं वो ज़्यादा कॉन्शियस रहते हैं अपने हेल्थ को लेकर। तो जितना ज़्यादा लोग एजुकेटेड रहेंगे उतना अच्छा उनका लाइफस्टाइल आपको देखने के लिए मिलेगा। देन उसके बाद में डेडली डिसीज़ेज़ जो होते हैं, जैसे कि मलेरिया, टाइफाइड, प्लाग, ये सारी चीज़ें जो हैं, प्लेग भी बोलते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो कंट्रोल होते जा रही है हमारे कंट्री में, क्योंकि न्यू और इफ़ेक्टिव मेडिसिन्स जो हैं उनको कंटिन्यूअसली यूज़ किया जा रहा है। फोर्थ रीज़न हो जाएगा कि ज़्यादातर पॉपुलैरिटी जो है वहाँ पे आप देखोगे कि हेल्थ फैसिलिटी मतलब 2001 में उस टाइम पे पॉपुलैरिटी ज़्यादा था और हेल्थ फैसिलिटी जो है वो उतना नहीं था। तो लाइफ डेंसिटी जो है एवरेज चाइल्ड का वो 64 ईयर्स तक हम लोग लेकर के चलते थे। प्रीवियसली वो कितना था, 27 ईयर्स तक सिर्फ। तो अभी के डेट में वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। तो डेथ रेट ये सारे रीज़न से कम हो रहा है। देन उसके बाद में 13th क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है, राइट अबाउट एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज along with इट्स इम्पोर्टेंस। तो वो सारे इंडस्ट्रीज़ के नेम आपको लिखने हैं जो कि एग्रो बेस्ड है, मतलब एग्रीकल्चर पे बेस्ड है, और उनके इम्पोर्टेंस भी लिखने हैं। तो इंडस्ट्रीज़ जो है जिनका रॉ मटेरियल डायरेक्टली एग्रीकल्चर से, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर से ही आता है, उसको हम लोग एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ बोलते हैं। जैसे कि वेजिटेबल ऑयल हो गया, क्लोथ इंडस्ट्रीज़ हो गए, शुगर इंडस्ट्रीज़ हो गए, तो इनका जो भी रॉ मटेरियल है ना वो एग्रीकल्चर से ही आता है। जैसे शुगर है तो शुगर केन से ना शुगर बनेगा, तो शुगर इंडस्ट्रीज़ का रॉ मटेरियल है शुगर केन, और वो कहाँ से आता है, एग्रीकल्चर से, इसलिए वो कम्प्लीटली डिपेंडेंट हो गया एग्रीकल्चर के ऊपर, इसलिए उसको बोल दिए एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़। तो क्या क्या इंपॉर्टेंस है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ का? पहला तो इस इंडस्ट्रीज़ में बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। दूसरा, ये बेस होता है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का। उसके अलावा जो भी प्रोडक्ट बनते हैं इन इंडस्ट्रीज़ में, वो बेस होते हैं लार्ज नंबर ऑफ पीपल के लिए। और जो एक्सपोर्ट होता है इन प्रोडक्ट्स का, वो इम्पोर्टेंट होता है बिजनेस वैल्यू के बेसिस पे। तो ये सारे इनके इम्पोर्टेंस हो गए। देन व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नॉन अलाइनमेंट? नॉन अलाइनमेंट से आप क्या समझते हैं? देखो, यहाँ पे NAM का फुल फॉर्म लिख दिया है, वो है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। तो आपसे पूछा ही नहीं था NAM का फुल फॉर्म, तो इतना सभी ये ज़रूरी नहीं है कि आप ये चीज़ मेंशन करो। आपको इसका स्टेटमेंट, जैसे यहाँ लिखा है द फुल फॉर्म ऑफ NAM इज़ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, नहीं, आपको क्या लिखना चाहिए यहाँ पे स्टेटमेंट, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट इज़ एब्रीवेटेड एज NAM, क्योंकि आपको यहाँ पे नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट लिख के दिया है क्वेश्चन में। NAM लिख कर देता तब आप ये स्टेटमेंट लिखते जो यहाँ लिखा हुआ है। तो अभी फ़िलहाल आप क्या करना, अगर क्वेश्चन पूछता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, तब आप वहाँ पे लिखना है कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट इज़ एब्रीवेटेड एज NAM। उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ था, वर्ल्ड जो था पूरा वो 2 डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड हो गया था। एक था USA, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और दूसरा था सोवियत रशिया, USSR भी जिसको बोलते हैं। तो न्यूली इंडिपेंडेंट नेशंस जो बने थे ना, वो इनमें से किसी भी जॉइन को ग्रुप को जॉइन कर सकते थे। अमेरिका जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा था कैपिटलिस्ट को और नेशनलिस्ट को, वहीं पे सोवियत रशिया जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा था सोशलिस्ट व्यूज़ को। अब यहाँ पे जो न्यूली इंडिपेंडेंट नेशंस बने हैं वो इन दोनों में से किसी को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं कि किसी के साथ भी अलाइन ना हो। तो इंडिया जो है वो न्यूली इंडिपेंडेंट हुआ था उस टाइम पे, उसके पास ऑप्शन था या तो वो अमेरिका को ज्वाइन कर ले या फिर वो रशिया को ज्वाइन कर ले। लेकिन यहाँ पे क्या डिसाइड किया गया कि दोनों में से किसी भी ग्रुप में या किसी भी ब्लॉक में वो जा कर के यूनाइट नहीं होंगे। और क्योंकि वो दोनों में से किसी भी ग्रुप से जाके ज्वाइन नहीं हुए, तो अलाइन नहीं हुए, इसलिए इसको बोलते हैं नॉन अलाइनमेंट या फिर नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। समझे? देन उसके बाद में अब जो क्वेश्चंस आएंगे, मतलब क्वेश्चन नंबर 15 और 16, ये दो क्वेश्चंस जो है उस पे 10-10 मार्क्स आपको मिलेगा। और इन दोनों क्वेश्चंस पे आपको ऑप्शंस मिलेंगे। जैसे 15 क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चन मिलेगा, 2 में से 1 अटेम्प्ट करना होगा। पहला तो यहाँ पे फिर से वही दे दिया है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, और वो हम लोग जस्ट अभी पढ़े, वही सेम आंसर यहाँ पास भी है।
तो उसको रिपीट करने का ज़रूरत नहीं है। आपको ऐसा नहीं आएगा एग्ज़ाम में कि हाँ सेम क्वेश्चन 2 बार पूछ दे, वो यहाँ मॉडल पेपर बनाने में इनसे थोड़ा-सा मिस्टेक हो गया है। 14 और 15 क्वेश्चन सेम दिखे ऐसा नहीं होगा। वो बस ये बताना चाहते हैं कि वो क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स में भी आ सकता है या फिर वो क्वेश्चन आपको 10 मार्क्स में भी आ सकता है। इस बेसिस पे वो बनाए हैं। तो इसमें और करके नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज़ साइमन कमीशन, व्हाई पीपल ऑफ इंडिया अपोज्ड इट। तो साइमन कमीशन क्या था और इंडिया के जो भी लोग थे वो इसको अपोज़ क्यों कर रहे थे ये बताने। तो ये और वाला क्वेश्चन है। अब क्योंकि यहाँ पे जो 2 क्वेश्चन दिए हैं उसमें से एक आपको अटेम्प्ट करना रहेगा एग्ज़ाम में। तो साइमन कमीशन क्या था? तो 1927 में ब्रिटिश गवर्नमेंट अपॉइंट किए थे एक कमीशन, ताकि वो इंक्वायर कर पाए कि जो भी वर्क चल रहा है ना गवर्नमेंट का आफ्टर द इंडिया एक्ट ऑफ 1919, उसमें फर्दर सजेशंस या फिर रिफॉर्म्स ला सकें सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में। क्या मतलब बनता है इसका कि इंडिया एक्ट 1919 इसके बारे में हम लोग पढ़े थे, ये आया था। तो जब ये एक्ट आया तो इसके कुछ लॉस आए होंगे, इसमें कुछ चीज़ें लिखी हुई होंगी जिसको कि फॉलो करना था। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट एक यहाँ पे एक कमीशन इंक्वायरी के लिए बिठाती है, वो चेक करेगा कि ये जो एक्ट आया है गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1919, ये जो है वो कितने हद तक काम कर रहा है और इस एक्ट में क्या कोई रिफॉर्म्स लाने का ज़रूरत है, मतलब कुछ के चेंजेस लाने की ज़रूरत है कि नहीं। इन सब चीज़ों को इंक्वायर करने के लिए एक कमीशन बिठाया गया। इस कमीशन को ही साइमन कमीशन बोलते थे, क्योंकि इस कमीशन के जो हेड थे ना उनका नेम था सर जॉन साइमन। तो उन्हीं के नेम के अकॉर्डिंग यहाँ पे इस कमीशन को नाम रखा गया साइमन कमीशन। इस कमीशन में 7 मेंबर्स थे, लेकिन सारे के सारे ब्रिटिश मेंबर्स थे और एक सिंगल पर्सन भी यहाँ पे इंडियन नहीं था। अब गवर्नमेंट जो है वो दिखाती थी कि उनका मतलब उनका कोई इंडिकेशन ऐसा नहीं था कि वो स्वराज का जो डिमांड है उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी। लेकिन 3 फ़ेब 1928 में जब कमीशन इंडिया में आया, मतलब साइमन कमीशन जब इंडिया में आया तो लोग क्या करने लगे, अपोज़ करने लगे और पूरी की पूरी कंट्री जो है वो उनका उस टाइम का एकदम फेमस वो लाइन चल रहा था, साइमन गो बैक, ये जो है वो रेज़ किए। तो ये था साइमन कमीशन। देन नेक्स्ट है 16th क्वेश्चन, राइट अबाउट एनी वन इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर एंड इट्स बैड इफ़ेक्ट। किसी भी एक इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर के बारे में लिखना है और उसका बैड इफ़ेक्ट लिखना है। तो यहाँ पे आपको दिया है भोपाल गैस ट्रेजेडी का। ये वर्स्ट इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर था जो कि भोपाल में हुआ था 3 दिसंबर 1984 में। या ये एक टेक्नोलॉजिकल एक्सीडेंट था जिसमें कि बहुत ही हाईली पॉइजनस गैस मिथाइल आइसोसाइनाइड, जिसको कि MIC बोलते हैं, ये यहाँ पे, और साथ ही में हाइड्रोजन साइनाइड और दूसरे रिएक्शन प्रोडक्ट्स जो हैं वो लीक हो गए थे एक पेस्टिसाइड फैक्ट्री से। और यूनियन कार्बाइड का मतलब ये फैक्ट्री था, तो वहाँ से ये सारे पॉइजनस गैसेस जो थे वो रिलीज़ हो गए थे। ये हो गया वो बैड डिज़ास्टर जो यहाँ पे पूछा है। अब उसके बैड इफ़ेक्ट्स जो देखने के लिए मिले, बैड इफ़ेक्ट्स में क्या मिला, मोर देन 35,000 पीपल जो हैं उनका डेथ हुआ। बहुत सारे जो हैं उनको ब्लाइंडनेस फेस करना पड़ा, बहुत सारे का इम्यून सिस्टम जो है वो डैमेज हो गया, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स हुए, मतलब कि उनके स्टमक और इंटेस्टाइन से रिलेटेड बहुत सारे डिसऑर्डर्स देखने के लिए मिले। इसके अलावा और बहुत सारा डिजीज़ जो है वो वहाँ पे स्प्रेड हुआ और थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो हैं, इसके अलावा भी ना, इतने का तो डेथ हुआ है, इसके अलावा भी थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो है वो सफ़र किए। तो ये सारा था मतलब बैड इफ़ेक्ट उस डिज़ास्टर का। देन उसके बाद में 16th क्वेश्चन में आपको ऑप्शन दिया है, या तो आप वो बना लो या फिर आपको मैप वाला क्वेश्चन। तो अभी तक के पैटर्न आपको समझ में आ रहा होगा कि लास्ट क्वेश्चन में आपको ऑप्शन में मैप देखने के लिए मिलता ही मिलता है। तो पहले तो आपको दिया था इंडिया के मैप का कि इंडस्ट्रीज़ के बारे में कि कहाँ पे कौन से हैं। अभी यहाँ पे बोला है कि ऑन द आउटलाइन मैप ऑफ वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड मैप में मार्क करने हैं आपको प्लेसेस को विच प्रोवाइड रॉ मटेरियल टू कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑफ ओसाका। ओसाका का जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसमें वर्ल्ड के कौन कौन से ऐसे प्लेस हैं जो रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं। यहाँ पे 4 प्लेसेस का नेम दिया है। 4 वैसे 3 दिख रहा है मेंशन, 4 है पता नहीं कैसे। फर्स्ट है USA, सेकंड है इजिप्ट और थर्ड आप लिख देना चाइना। अच्छा, थर्ड यहाँ इंडिया दिया है, फोर्थ लिखा है चाइना। तो ये 4 प्लेसेस है जो कि रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं ओसाका को। और ओसाका क्या है, वहाँ पे कॉटन सेंटर है ना जापान का। तो जापान को कौन कौन दे रहा है, एक अमेरिका, उसके बाद इजिप्ट, इंडिया और चाइना, ये 4 प्लेसेस आप याद कर लेना। तो यहाँ पे ये बन जाएगा।
नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग सेट 4 को डील करेंगे। आई होप यहाँ तक आपको ये वीडियो समझ में आया। 4 वाला जो वीडियो होगा सेट 4 का, वो फिलहाल आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा होगा, आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ टू सब्सक्राइब इफ़ you are new to our channel, and if you want to stay connected with us, then join the Telegram link given in description.